हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री में और उसका नाम है ऑफ वो सिद्धांत। ऑफ वो सिद्धांत। ऑफ वो सिद्धांत। ऑफ वो प्रिंसिपल। ऑफ वो प्रिंसिपल। ऑफ वो प्रिंसिपल। ऑफ वो सिद्धांत है क्या, इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, वो सारा देखना है। ऑफ वो सिद्धांत में एग्जाम में प्रश्न कैसे आएंगे वो थोड़ा हमें डिस्कस करना है। और फिर ऑफ वो सिद्धांत के अंदर कौन कौन से नियम शामिल है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। अब देखो, सबसे पहले ऑफ वो जो है ये वर्ड है, क्या नाम है, ऑफ वो शब्द है। सबसे पहला पॉइंट ये ऑफ वो शब्द जो है ना, ये ऑफ वो ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। किस भाषा का? जर्मन भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है निर्माण करना। इसका अर्थ क्या है? निर्माण करना। किसका निर्माण करना? किसका निर्माण करना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। यानी इसकी सहायता से हम तत्वों के लिए, परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण करना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण करना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण करना है। पहला पॉइंट ये याद रखना आपको, ऑफ वो किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? निर्माण करना। और किसका निर्माण करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण करना है। फिर देखो दूसरा पॉइंट, ऑफ वो जो है, इस ऑफ वो प्रिंसिपल में मुख्य रूप से 3 नियम शामिल है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? ऑफ वो सिद्धांत में, ऑफ वो सिद्धांत में 3 नियम शामिल है। 3 नियम शामिल है जिनकी हम चर्चा करेंगे। 3 नियम शामिल है। अब देखो 3 नियम कौन कौन से वो देखें। पहले तो इनके एक बार नाम लिख लो आप। नंबर 1, सबसे पहले नंबर 1, हुंड का, हुंड का अधिकतम, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, यानी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल ऑफ हुंड। हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। दूसरा है 2 नंबर सेकंड। सेकंड है पाउली का, पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ पाउली। थर्ड तीसरा है n+l नियम। n यहां पर तो है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नियम, ये प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है। और दूसरी है l, ये दिगंत एजिमुथल क्वांटम नंबर है। इन दोनों का योग करके नियम बनाएंगे, वो n+l नियम। ये 3 नियम शामिल है किसमें? ऑफ वो सिद्धांत में 3 नियम शामिल है। अब देखो इन 3 नियमों में हमें कैसे याद रखना है, क्या क्या याद रखना है, एग्जाम में इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखना है। फर्स्ट देखो, पहला नंबर 1, पहला लिखो नियम, पहला नियम, और वो लिखो हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। पहला लिखो हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। अधिकतम बहुलकता का नियम, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल ऑफ हुंड। हुंड ने दिया, किसने दिया? ये हुंड के द्वारा दिया गया है। पहला पॉइंट ये हुंड के द्वारा दिया गया है। और इस नियम में क्या कहा गया कि समान ऊर्जा वाले कक्षक, जिनको बोलते हैं समवृंश ऑर्बिटल, क्या बोलते हैं इनको? उनको बोलते हैं समवृंश, यानी डीजनरेट ऑर्बिटल। तो समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल 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 भरने, एक एक भरना है, उसको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले इलेक्ट्रॉन अयुग्मित यानी अनपेयर्ड भरते हैं, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन का युग्मन यानी पेयरिंग स्टार्ट होती है। किसका नियम है? ये हुंड का। लेकिन कौन से कक्षकों में? समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल के अंदर। किसमें? डीजनरेट ऑर्बिटल, समान ऊर्जा वाली, इनको बोलते हैं समवृंश कक्षकों में। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे इस नियम के अनुसार? पॉइंट क्या लिखेंगे?
इस नियम के अनुसार समभ्रंश कक्षकों में डीजेनरेट ऑर्बिटल, समभ्रंश कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले अयुग्मित भरे जाते हैं, इसके पश्चात इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है। यानी पहले इलेक्ट्रॉन क्या भरेंगे, सिंगल सिंगल, उसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग या युग्मन होता है। अब देखो यहां पर एक शब्द आया समभ्रंश कक्षक, इसका अर्थ क्या है, समभ्रंश कक्षक, इसका अर्थ क्या लिखेंगे, समभ्रंश यानी इट इज कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल, समभ्रंश या डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या लिखेंगे, वे कक्षक जिनकी ऊर्जा समान होती है, समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। तो क्या करेंगे, समभ्रंश कक्षक यानी डीजेनरेट ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन को आपको सिंगल सिंगल भरना है, इसके बाद के इलेक्ट्रॉन का क्या करना है, युग्मन करना है। जैसे लिख दूं मैं P1, इलेक्ट्रॉन की विन्यास लिख दिया, जैसे यूं लिख दिया P1, P2, P3, P4, P5, P6। तो अगर इनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे ना हम इस तरह से, देखो P कक्षक 3 है, Px, Py और Pz, इन 3 में हमें इलेक्ट्रॉन भरने, इस तरह से। अब इनमें अब P1 है तो कैसे भरेंगे, इस तरह से। ये हुंड के अनुसार और हुंड के विपरीत, यानी हुंड के नियम का पालन नहीं करते, तब कैसे भरेंगे वो देखना है। अब हुंड के अनुसार और हुंड के विपरीत P कक्षक 3 है, Px, Py और Pz, इन 3 बनाने आपको P6 तक। अब इनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे हम, एक भर दिया, इसके अंदर एक ऐसे जाएगा यूं। फिर हुंड के नियम के अनुसार इनमें सिंगल सिंगल भरेंगे समभ्रंश, P में 3 समभ्रंश P ऑर्बिटल होते हैं, 3 में एक एक भरेंगे सब पहले। इसमें देखो हुंड के विपरीत इसमें ऐसे भर दिया, गलत है ये, हुंड के अनुसार ऐसे भरेंगे 3, हुंड के विपरीत ऐसे डबल कर दिया, फिर सिंगल कर दिया ये। फिर देखो ऐसे 4 भरेंगे, फिर इसमें 4 एक साथ भर दिया यूं, इसमें 5 भरेंगे यूं, 3, 4, 5, इसमें 2 करके 5 भर दिया यूं, फिर 6 भरेंगे इस तरह से 6 भरेंगे। अब देखो पहले वाले में, फर्स्ट में देखो सही है, ये हुंड के नियम के अनुसार, विपरीत भरेंगे तब भी ऐसे भरेंगे, तब ये भी सही है, ये हुंड के अनुसार सही है। यहाँ पर क्या होगा, 2 भर दिया तो ये नियम हुंड का पालना नहीं कर रहा है, 3 भर दिए हुंड के अनुसार सही है, ये पालना नहीं कर रहा है। ऐसे 4 भर दिए, ऐसे भरे तो ये हुंड के विपरीत है, तो ये पालना नहीं कर रहा हुंड के नियम की। यहाँ सेम, यहाँ पर भी सेम, और यहाँ पर भी सेम, और यहाँ पर भी सेम। तो हुंड क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले समान ऊर्जा वाले कक्षक में सिंगल सिंगल भरते, उसके अनुसार फिर आगे इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, पेयरिंग या इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है, पहले सिंगल सिंगल भरना, ये हुंड का नियम है। और इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, अनपेयर्ड या
अयुग्मित रहते हैं, इसलिए हुंड के नियम को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या का नियम भी कहते हैं। अगला क्या लिखेंगे, इसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या का नियम भी कहा जाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या का नियम भी कहा जाता है। किसको? हुंड के नियम को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या का नियम भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। और फिर याद रखना, अब देखो कई बार एग्जाम में प्रश्न से पूछे, क्वेश्चन क्या आया था इस तरह से, देखो कि कार्बन में पी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित भरे जाते हैं, यह किसके नियम के अनुसार होता है? यह किसके नियम के अनुसार होता है? किसके नियम के अनुसार होता है, ऐसा आ जाए। और एग्जाम में इस पे स्टेटमेंट प्रश्न आता है, हुंड में अधिकतर स्टेटमेंट पे आएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहीं पर आ जाए लिखा हुआ है ना, उसमें लिख देंगे आपको ऑप्शन में से, यूं लिख देंगे हुंड का नियम, मैंने लिखा शॉर्ट में, वहां लिखेंगे हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, इस तरह से। दूसरा 2 नंबर, ऑफ वो सिद्धांत से। तीसरा पाउली के नियम से। और चौथा N+L नियम। किस नियम के अनुसार पी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल भरे जाएंगे? किसके नियम के अनुसार होता है ये? हुंड के नियम के अनुसार। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हुंड के नियम के अनुसार, इस तरह से। इसी तरह से प्रश्न एक ये भी आता है, इस तरह से देखो, यूं कि नाइट्रोजन के, इसी तरह से नाइट्रोजन के पी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित भरे जाते हैं, यह किसके नियम के अनुसार होता है? किसके नियम के अनुसार होता है? तो ये किसके नियम के अनुसार होता है वो देखना हमें, किसके नियम से होता है। वापस वही उत्तर क्या आ जाएगा? हुंड के अधिकतम बहुलकता का नियम से। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ठीक कौन सा करना आपको? हुंड के नियम से। तो ऐसे लिखा हुआ आ जाए ना कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, ये किस नियम के अनुसार भरे जाते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित भरे जाते हैं, एक भरा जाता है, ऐसे लिखा हुआ आ जाए, ये नाम आ जाए लिखा हुआ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये लिखा हुआ आ जाए, तो वहां पर किसका नियम करना आपको? हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम करना है, ठीक है ना। फिर एक याद रखना है, एक पॉइंट ये, एस कक्षक जो है ना, एस कक्षक में ऑर्बिटल एक ही होता है, इसलिए उसमें एक इलेक्ट्रॉन सीधा, दूसरा उल्टा, उसका कोई दूसरा विन्यास हम बना नहीं सकते, इसलिए एस कक्षक पर लिखा हुआ आ जाए, या कोई सिंगल ऑर्बिटल लिखा हुआ जाए, पीएक्स लिखा हुआ आ गया, मान लो पीवाई लिखा हुआ अकेला अलग से, सिंगल ऑर्बिटल पर कभी भी हुंड का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि उसके लिए कोई दूसरा विन्यास संभव नहीं होता, और जिसका दूसरा विन्यास संभव नहीं होता उस पर हुंड का नियम लागू नहीं होता है। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? इस तरह से, एस कक्षक व एकल कक्षक पर हुंड का नियम लागू नहीं होता है। एकल कक्षक कोई भी आ जाए या एस कक्षक आ जाए, उसके ऊपर हुंड का नियम लागू नहीं होगा, और ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसका कोई अन्य विन्यास नहीं बना सकते, अगर एक विन्यास बनेगा, एक रूप बने, उसके ऊपर भी हुंड का नियम लागू नहीं होता।
तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऐसा इलेक्ट्रॉन विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विन्यास जिसका जिसका कोई दूसरा विन्यास संभव नहीं होता, उस पर हुंड का नियम लागू नहीं होता, हुंड का नियम लागू नहीं होता। दूसरा विन्यास संभव नहीं होना, उसके ऊपर भी हुंड का नियम लागू नहीं होगा, ध्यान रखना। तो एस कक्षक आ जाए या एकल कक्षक आ जाए, उस पर हुंड का नियम लागू नहीं होगा, और जिसका दूसरा विन्यास संभव नहीं हो उसके ऊपर भी हुंड का नियम लागू नहीं होगा। 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब देखो कैसे, इस तरह से कि जैसे मैं लिख दूं, यहां अभी लिखे ना आपने P1 P2 P3 P4 P5 P6 है ना, और हमने ऐसे बनाए हैं इसके P में कक्षक 3 इस तरह से। हुंड के अनुसार पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल भरने ही है, वो आप पीछे भर चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से। तो एक तो क्या करेंगे हम, हुंड के अनुसार भरेंगे, हुंड के अनुसार, और एक भरेंगे हुंड के विपरीत, जैसे पीछे लिखा है हमने वही सेम, हुंड के विपरीत। इस तरह से यूं। अब देखो P1 1 1, P2 1 1 2, P3 हुंड के अनुसार 3, वैसे हमने यूं भर दिया। P4 हुंड यूं भरता है 3 और 1 4, हम 2 और 2 4 भर दिए। फिर देखो हुंड के अनुसार 3 4 और 5, इसके अनुसार भी 2 2 4 और 1 5, फिर P6 इस तरह से, इसमें भी P6। अब देखो पहले वाले में, क्या पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कोई दूसरा रूप बन सकता है क्या? पहले वाले का कोई दूसरा रूप नहीं बन सकता। देखो ऐसे भरोगे, हुंड के अनुसार भी आप अपने अनुसार भी ऐसे भरोगे, दोनों में सेम आ रहे, और जहां पर हुंड के अनुसार भरा हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुंड के विपरीत भरे हुए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान आ जाए, तब उस पर हुंड का नियम लागू नहीं होगा। देखो इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कोई दूसरा रूप नहीं बना सकते आप, यही रहेगा, यही रहेगा, इसका मतलब लागू नहीं होता। क्या? हुंड का नियम लागू नहीं होता। तो इस P1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर हुंड का नियम लागू नहीं होगा। फिर देखो P2 हुंड ने ऐसे भरा, इसका दूसरा रूप हमने ऐसे भर दिया, तो इसका दूसरा रूप संभव है, जिसमें दूसरा रूप संभव हो यानी हुंड के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, अलग बना सकते हैं, तो उस पर हुंड का नियम लागू होगा। तो यहां लागू होगा, लागू होगा। फिर यहां देखो 3 भरे एक एक सिंगल करके, या डबल एक सिंगल, तो दूसरा रूप बन गया, दूसरा बन गया तो ये लागू होगा। जहां दूसरा नहीं बने ना वहां लागू नहीं होगा, ये तो लिखा हमने। जहां दूसरा नहीं बने वहां पर हुंड का नियम लागू नहीं होगा, लिखा देखो, ये लिखा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसका कोई दूसरा विन्यास संभव नहीं होता, उस पर हुंड का नियम लागू नहीं होगा। इसका कोई दूसरा रूप विन्यास संभव नहीं, हुंड का नियम लागू नहीं होता। दूसरा रूप बन रहा है लागू होगा, दूसरा बन रहा है लागू होगा। इसमें देखो 2 डबल सिंगल सिंगल या डबल डबल दूसरा रूप आ गया, यहाँ पर भी क्या होगा? लागू होगा, लागू होगा। फिर देखो यहाँ 2 2 1 2 2 1, अब इसको ऐसे लिखा है तो इसको चाहे कैसे कर लो आप, कुछ भी कर लो, ऐसे ही बनेगा ये। इसका कोई दूसरा रूप संभव नहीं है, तो यहाँ पर लागू नहीं होगा, लागू नहीं होगा।
इसके अंदर भी दो 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 दो, इसका भी दूसरा रूप संभव नहीं, यहां पर भी लागू नहीं होगा, नहीं होगा। इस तरह से तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहचानने आने चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दे ना, पी ओ चाहे डी लिख दे, तो डी में आप 5 बना लेंगे ऑर्बिटल, बना के हुंड के अनुसार भरो, और एक आप अपने अनुसार हम भरेंगे ना, वो डबल डबल करके भरेंगे, फिर उस पे चेक करो हुंड का नियम लागू होगा या नहीं होगा। देखो ऐसे आ जाए, लिखा प्रश्न आ जाए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किस पर हुंड का नियम लागू होता है, हुंड का नियम लागू होता है। और ऐसे लिख दें 4 ऑप्शन। पहला नंबर 1 P5, दूसरा ऑप्शन लिख दिया यहां D5, थर्ड लिख दिया आपने ऐसे D9, फोर्थ लिख दिया ऐसे D10। 4 लिख दिया ऑप्शन। किस पर हुंड का नियम लागू होगा, तो आप क्या करोगे, ऐसे आप बना लो ऑर्बिटल, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट बन जाएंगे ऐसे। P में 3, एक तो आप अपने अनुसार बनाओ और एक हुंड के अनुसार बनाओ, इलेक्ट्रॉन भरो अपने अनुसार, हुंड के अनुसार ऐसे 3 4 5, अपने अनुसार कैसे बनाओगे, यूं 2 2 4 और 1 5, दोनों सेम है, यहाँ हुंड का नियम लागू नहीं होगा, या लागू नहीं, इसमें लागू नहीं हो रहा। किस क्या पूछा गया है, लागू होता है, किसमें होता है वो देखना है। दूसरा देखो सेकंड देखें D5 में D कक्षक 5 है ना, ऐसे 5 बना लेंगे। अब D5 है तो D5 में कैसे भरेंगे, उनके अनुसार 1 1 1 1 1 D5, और वैसे भरेंगे तो 2 2 4 1 5। अब देखो यहाँ ये अलग है, उनके अनुसार हमने अलग भर दिया, दूसरा रूप बन गया, तो लागू होगा, यहाँ लागू होगा, इस पे लागू होगा। ऐसे आपने तीसरा देख लो करके, थर्ड में देख लो इस तरह से D9, और D9 है तो ऐसे हुंड ऐसे भरेगा 2 3 4 5 6 7 8 9, हम ऐसे भरेंगे 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, दोनों सेम यार, कोई दूसरा रूप नहीं है तो लागू नहीं होगा, लागू नहीं होगा। और ऐसे D10 करके देख लो, D10 करते हैं, D के सारे भर जाएंगे, फुल भर दो, और फुल भरोगे तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे डबल डबल करके भर लो, चाहिए 6 8 और 2 10, दोनों सेम ही है, इसका कोई दूसरा रूप संभव नहीं है, यहाँ पर भी लागू नहीं होगा। तो हमें क्या पूछा है, किस पर लागू होगा, किस पर होगा लागू, D5 पे लागू होगा, तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया, D5 हो गया। इस तरह से ये हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, इसमें इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखना है। पहले हमें क्या लिखना है, हुंड का अधिकतम बहुलकता के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या करेंगे, समवनज कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले अयुग्मित भरे जाते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, युग्मन होता है। समवनज कक्षक क्या होते हैं, वे जिनकी ऊर्जा बिल्कुल क्या हो, समान, उनको समवनज कक्षक बोलते हैं। फिर इस प्रकार से हुंड के अनुसार भरा है, हुंड के विपरीत भरा है, हुंड के नियम लागू होगा या अमीन में लागू होगा, इन पे लागू नहीं होगा। फिर देखो यहाँ इसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या का नियम भी बोलते हैं, और एग्जाम में इस टाइप प्रश्न आते हैं, पिछले सेकंड ग्रेड एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, 2 बार प्रश्न आए थे। कार्बन में पी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित भरे जाते हैं, यह किसके नियम के अनुसार होता है, हुंड के नियम से। या फिर ये आया था, नाइट्रोजन के पी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित भरे जाते हैं, ये किसके नियम के अनुसार होता है, हुंड के नियम के अनुसार होता है, ऐसे प्रश्न आ जाए। या फिर ये याद रखना, निम्नलिखित में से किस कक्षक पर हुंड का नियम लागू नहीं होता, लिख देंगे SPDF, एस पे लागू नहीं होता, एस पे नहीं होता, सिंगल ऑर्बिटल कोई भी आ जाए एकल कक्षक, उस पर हुंड का नियम लागू नहीं होगा। और इसके अलावा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसका कोई दूसरा रूप संभव नहीं हो, उस पर भी हुंड का नियम लागू नहीं होगा, ध्यान रखना। ये तो है हुंड का नियम।
यहां तक इस प्रकार से थोड़ा सा आपको ऐसे प्रश्न आ जाए, इस तरह से करना, ठीक है ना। इसके बाद देखो दूसरा, सेकंड क्या है, पाउली का अपवर्जन नियम। गला खराब हो रहा है 2 दिन से। दूसरा देखो पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ पाउली। अपवर्जन, अपवर्जन का मतलब क्या होता है, रोकना। पाउली किसके लिए रोक रहा है, पाउली कह रहा है कि आप किसी परमाणु में से कहीं से भी कोई 2 इलेक्ट्रॉन उठा लो आप, यानी किसी परमाणु में आप किसी कक्षक से भी किसी कोश से भी अलग अलग, चाहे एक जगह कुछ भी कर लो, कोई 2 इलेक्ट्रॉन आप सिलेक्ट कर लो और उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान चेक करो। तो कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी समान नहीं आएंगे, एक का तो अलग आएगा, अधिकतम 3 का समान आ सकता है, लास्ट में 4 का कभी समान नहीं होता। इसको क्या बोलते हैं, पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। और एग्जाम में इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ आता है, क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में, किसी परमाणु में किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान, चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान प्राप्त नहीं होते। क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान प्राप्त नहीं होते। याद रखना ये, यानी ये स्टेटमेंट एग्जाम में लिखा हुआ आता है, ये वाला, ये कौन सा नियम है, किसका, ये चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं आएंगे 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए परमाणु के अंदर, इसको बोलते हैं पाउली का अपवर्जन नियम। फिर एक स्टेटमेंट और याद रखना है, और चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान कब आ जाएंगे, अगर एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन समान चक्रण वाले भर दें, ऐसे भर दें, तब समान आ सकता है, और ये संभव नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे वो हमेशा असमान चक्रण वाली, विपरीत चक्रण वाले भरेंगे। तो कई बार ये भी आता है, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले भरे जाते हैं, ये किसके नियम के अकॉर्डिंग होता है, ये पाउली के नियम के अनुसार होता है। तो अगला प्रश्न क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट, किसी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले भरे जाते हैं, यह पाउली के नियम के अनुसार होता है, पाउली के नियम के अनुसार होता है। तो किसी एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो विपरीत चक्रण वाले भरते किसके अकॉर्डिंग होता है, ये पाउली के नियम के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मैंने यूं लिख दिया कि 4s 1 में 1 इलेक्ट्रॉन है, लिख दिया 4px में 1 इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान l n l m s के मान निकालें। कौन से मान लगाएंगे, देखो इसके लिए पहले वाले के लिए n का मान 4, आगे वाली संख्या n का मान, इसका भी कितना है 4, फिर l का मान इसके लिए 0, p के लिए 1, इस तरह से, फिर m का मान भी l0 तो m का मान 0, यहाँ पर px के लिए +1, इलेक्ट्रॉन सीधे है तो प्लस हाफ, यहाँ पर भी सीधा है तो
प्लस हाफ। अब देखो कौन से मान अलग आ गए, कौन से मान आ गए। देखो ये मान क्या आ गया, भिन्न आ गया, भिन्न आ गया, ये मान भिन्न, ये भी क्या आ गया, भिन्न मान प्राप्त हो गया। दो इलेक्ट्रॉन चाहे कहीं ले लो, उनके लिए कभी भी चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं आएंगे। और देख लो, आप कह दो कि हम तो दो इलेक्ट्रॉन ले लिए मैंने, और ले लिए जैसे 4pz, और इसमें दो इलेक्ट्रॉन ले लिए, दोनों इसी के अंदर है। अब इसके लिए चारों के मान निकालो, अधिक से अधिक आप यही कर सकते हो कि दो इलेक्ट्रॉन को एक कक्षक में लिख दें, ऐसे दो हैं, इनके लिए n का मान, l का, m का, h का। n का मान इसका 4, यहाँ पे भी इसके लिए भी 4, p का मान 1, यहाँ पर भी 1, pz के लिए m का मान 0, m का मान 0, पहले के लिए s सीधा प्लस हाफ, उल्टा तो क्या आ गया, माइनस हाफ। अधिक से अधिक आप ये कर सकते हो बस। तो यहाँ देखो कौन सा मान अलग आ गया, s का मान अलग आ गया, ये भिन्न मान प्राप्त होता है। इसका मतलब चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी समान प्राप्त नहीं होंगे, चाहे कुछ भी कर लो आप। इसको बोलते हैं पाउली का अपवर्जन नियम कहा जाता है। ये पाउली का अपवर्जन नियम है, ठीक है। उसके बाद देखो अपना तीसरा नियम, थर्ड, और तीसरा क्या है, n+l नियम। तीसरा कौन सा है, n+l नियम। n यहाँ पर क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है। n तो क्या यहाँ मुख्य क्वांटम संख्या, n तो है मुख्य क्वांटम संख्या, और l जो है यह है दिगंशी क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या है l, दिगंशी क्वांटम संख्या। इन दोनों क्वांटम संख्याओं का योग करना है कक्षकों के लिए, और कक्षकों के लिए दोनों का योग करके चेक करना है। और क्या कहा गया इस नियम में कि n+l का मान जिस कक्षक के लिए मान कम प्राप्त हो उसकी ऊर्जा भी कम होती है। और जहां पर अगर ऐसा हो जाए कि n+l का मान बराबर आ जाए, तब फिर n का मान देखेंगे, जिसका n का मान कम उसकी ऊर्जा कम। और आपको बताया जिसकी ऊर्जा कम हो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं। तो इस नियम के अनुसार क्या होगा, क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जिस कक्षक के लिए, जिस कक्षक के लिए n+l का मान कम प्राप्त होता है, कम प्राप्त होता है, उस कक्षक की, उस कक्षक की ऊर्जा भी कम होती है, ऊर्जा भी कम होती है, ये याद रखना है। दूसरा स्टेटमेंट, दूसरा नियम या दूसरा स्टेटमेंट क्या इसका, वो ये, सेकंड में क्या लिखोगे, यदि n+l का मान समान प्राप्त हो जाए, समान प्राप्त हो, तब जिसके लिए, तब जिसके लिए n का मान कम होता है उसकी ऊर्जा भी कम होती है, उसकी ऊर्जा भी कम होती है। तो पहले तो n+l का मान चेक करना है, और अगर ऐसी कंडीशन आ जाए n+l का मान बराबर आ गया, फिर हमें n का मान चेक करना है, जिसका n का मान कम उसकी ऊर्जा कम होती है। और जिस कक्षक की ऊर्जा कम हो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पहले भरे जाएंगे। एक पॉइंट ये लिख लो, जिस कक्षक की ऊर्जा, जिस कक्षक की ऊर्जा
कम होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन के विन्यास में उसको पहले लिखा जाता है। जैसे अब देखो प्रश्न कैसे आते हैं, प्रश्न ऐसे आएगी, लिख देंगे आपको कोई भी 4-5 लिख देंगे ऑर्बिटल, पूछ लेंगे किसकी ऊर्जा का मान सबसे अधिक, 4 लिख दिया ऑप्शन, निम्नलिखित में से किस कक्षक की ऊर्जा सबसे अधिक है, किस कक्षक की ऊर्जा सबसे कम है, ये लिख देंगे। 4 ऑर्बिटल लिख दिए, इनमें ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम लिखिए, घटता हुआ क्रम लिखिए, लिख देंगे 4 ऑप्शन। कैसे निकालेंगे देखो, ऐसे लिख दें, निम्न कक्षकों के लिए ऊर्जा का अवरोही या आरोही लिख लो, आरोही या बढ़ता हुआ आरोही क्रम लिखिए, आरोही क्रम लिखिए। अब लिख दिया जैसे 1s 3s 2p, इस तरह से 4d 5s 3p, इस तरह से लिख दिया यूं, है ना। अब देखो यूं कह दें, अब निकालो ऊर्जा, क्या करेंगे हम इन सब के लिए, कैसे करेंगे, इन सब के लिए पहले तो हम n+l का मान निकालेंगे, 1s 3s 2p 4d 5s 3p, इनके लिए n+l की वैल्यू निकालेंगे हम, n+l का मान सबके लिए निकालेंगे, निकाल के चेक करें, जिसका n+l का मान ज्यादा उसकी ऊर्जा अधिक, n+l का मान कम ऊर्जा का मान भी कम। अब देखो n का मान 1, आगे वाला मान मुख्य क्वांटम संख्या n का मान होती है, s के लिए l का मान 0, कुल मान क्या आ गया 1, दूसरा 3, s के लिए 0 तो 3, फिर यहां देखो 2p में n का मान 2 प्लस p के लिए l का मान 1 तो 3, फिर देखो 4d n का मान 4, d के लिए l का मान 2 6 आ गया, फिर देखो 5s में 5, s के लिए l का मान 0 5, 3p 3, l का मान p के लिए तो 4 आ गया। तो सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी, आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में, जिसकी ऊर्जा सबसे कम है उसको पहले लिखेंगे, तो सबसे कम ऊर्जा 1s की, तो आरोही क्रम ऊर्जा का आरोही क्रम इस तरह से, सबसे कम ऊर्जा 1s की, उससे अधिक 1 के बाद मान 3 है, 3 में देखो 2 सेम आ गए, मैंने कहा था सेम आ जाए वहां पर, फिर हमें n का मान किसका कम है, किसका कम है, n का मान 3 या 2 2, तो इसके बाद 2p की ऊर्जा, उसके बाद 3p की ऊर्जा, उसके बाद फिर 4, ये 3s है ना, 3s की ऊर्जा, उसके बाद 3p की ऊर्जा 4 वाला, फिर 5 वाला 5s की ऊर्जा इस तरह से, और इसके बाद 4d की ऊर्जा, इस तरह से ऊर्जा का क्रम है ये। और इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम पूछ लेता हूं, इनमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, तो सबसे पहले किस में भरेगा 1s में, उसके बाद यहाँ 2p में, इनमें याद रखना है, वैसे सबका मिला के अलग आएगा, इनका कह रहा हूं इन्हीं में से, उसके बाद इसमें 3s में आएंगे, फिर इसके बाद 3p में, उसके बाद 5s में, उसके बाद 4d में भरेंगे ऐसे, इस तरह से, इसको बोलते हैं n+l नियम, एग्जाम में पूछ लेंगे, या फिर आपसे 4 लिख देंगे ऑप्शन, 3d 4s 5p ऐसे 3p, किसकी ऊर्जा का मान सबसे अधिक है, किसकी ऊर्जा सबसे कम है, तो अब क्या करोगे आप n+l मान निकाल लो, जिसका मान कम आए उसकी ऊर्जा कम होती है, और अगर ऐसा आ जाए मान बराबर आ जाए, n का मान चेक करना, जिसका n का मान कम उसकी ऊर्जा कम होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो फिर क्या हुआ, n+l जो है ना, इसके आधार पे और पाउली और वुंड के नियम के अनुसार फिर तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे गए,
और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तब देखो कैसे हुआ, इस तरह से एस कक्षा कहां से स्टार्ट होता है, 1s से, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, ऐसे। पी कहां से होगा, पी होगा 2p से, पी 2p से स्टार्ट होगा, 1p नहीं होता क्योंकि एल का मान एन के मान के बराबर या उससे अधिक नहीं हो सकता, एल का मान हमेशा एन के मान से कम रहेगा, इसलिए 1p नहीं होता, पीछे बताया मैंने। 3p, फिर 4p, फिर 5p, 6p, ऐसे 7p, इस तरह से। डी कहां से होगा, 3d से, 1d 2d नहीं होता, ध्यान रखना है, पेपर में पूछ भी लेते प्रश्न ये, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षक संभव नहीं है, ऐसे तब ध्यान रखना है। एफ कहां से होगा, 4f से, तो 1f 2f नहीं होता, 4f, 1f 2f 3f नहीं होगा, 4f से स्टार्ट होगा, तो 1f, ये 4f 5f 6f 7f, ऐसे। और क्या करें, इनको काटना, हमें सीधी लाइन से काटना है, देखो ऐसे करना है, ध्यान रखना है, यूं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से। जो पहले कट गया ना उसकी ऊर्जा कम होती है, बाद में कटा उसकी ऊर्जा ज्यादा, इस तरह से। इस तरह सीधी लाइन से काट लो इन सबको, इस तरह से काटते जाएंगे ना, या 8s आ जाएगा आगे, और 7 8p 9s ऐसे काटते जाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से काट सकते हो आप यूं। अब इन कक्षकों में लिखें, ऊर्जा का लिखें अवरोही क्रम, ऊर्जा का अवरोही क्रम, क्या लिखें, ऊर्जा का लिखें अवरोही क्रम लिखना है, ऊर्जा का अवरोही क्रम। अब यहां से देखो जो पहले कट गया ना उसकी ऊर्जा कम है, बाद में कटा उसकी ज्यादा है, तो सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी, 1s की, ऐसे 1s, उससे अधिक 2s कटा है 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, 3s के बाद फिर 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 4p, 5s ऐसे लिखना है, तो 3d, फिर 3d के बाद 4p, फिर 5s, फिर 4d, ऐसे लिखते जाएंगे, 5p, ऐसे लिखते जाना है। इनमें क्या है, ऊर्जा का क्रम हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है फिर आपको इस प्रकार से यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखना है। अगर आपको इसे काटना आता है ना, अब कह देंगे आपसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कह दे परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर है, लिख दिया यूं, एटॉमिक नंबर 30 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ एटॉमिक नंबर 30 वाले का। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, 30 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 2 2 4, अब पता आपको एस में 2 बढ़ते हैं, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 बढ़ते। तो देखो 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 10 30, यहां तक भरेंगे। फिर तो यहां तक लिख देंगे आप, देखो ऐसे इस तरह से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, दिखा ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये क्या हो गया, एटॉमिक नंबर 30 है ना, 30 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इस तरह से आप किसी का भी लिख सकते हो, 50 वाले का, 60 वाले का, 10 वाले का, 20 वाले का, कुछ भी लिख लो आप। ये काटने अगर आते तो आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो। और आप क्या करेंगे, याद रखना है आपको, एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 तक सबको लिखने आने चाहिए, 1 से लेकर 30 तक सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं आपको, ध्यान रखना ये, ठीक है ना, लिख लोगे आप, मेरे को यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं, ये कटे हुए आने ऐसे काटने, काट के आप इसके साथ 30 का आ गया यहाँ तक,
कहते 35 का लिखो तो P5 हो जाएगा 35। कहते 40 का लिखो तो 30 यहाँ 6 ये 36 2 38, फिर यहाँ 2 भर देंगे 4D2 हो जाएगा, 40 वाले को हो जाएगा। ऐसे किसी का लिख सकते हो आप, ठीक है। अब देखो जब 30 वाला तक लिखोगे ना, 30 तक लिखोगे, उसमें आपके आगे एक आएगा ये, एक आएगा क्रोमियम, और ये दो याद रखने अलग से आप, क्रोमियम परमाणु क्रमांक 24, एक आएगा कॉपर परमाणु क्रमांक 29, ये दो आएंगे। क्रोमियम जो है ना, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, देखो शॉर्ट में लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 18 तक लिखेंगे ना, 18 होता है आर्गन का, तो लिखने का शॉर्ट में लिखने का तरीका है, जो पहले निष्क्रिय गैस आए ना उसको लिख दो, तो वहां तक तो आपके हो गए लिखे हुए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसके आगे लिख लो फिर आप। अब देखो 3D 18 हो गए, 18 और 2s में आगे 18 और 2 20, और 5 ये 20 और 4 24, 4 और 4s में 2 24, हिसाब से ये होना चाहिए। लेकिन होता है क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये होता है सही, ये सही नहीं होता। सही कौन सा होता है, ये आर्गन 3D 5 और 4s 1 हो जाता है, ये एग्जैक्ट सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये आपको याद रखना है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका रीजन बताएंगे, रीजन क्या है। ऐसे ही कॉपर के अंदर 29 है ना, तो 18 हो गई, 18 और 2 20 और 9 29, ये होना चाहिए, लेकिन ये सही नहीं है, इसकी जगह क्या होता है, ये ऐसे आर्गन 3D 10 और 4s 1, इस तरह से। अब देखो है क्या, ऐसा क्यों हुआ, अगर ये रहता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तब S तो पूरा भरा हुआ है, और याद रखो अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षक अन्य कक्षकों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। एक पॉइंट लिख लेना, ये क्या लिखेंगे, अर्धपूरित व पूर्णपूरित कक्षक अन्य कक्षकों की तुलना में, अन्य कक्षकों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर ये तो स्थायी पूरा भरा हुआ, लेकिन डी में 4 है, डी में अर्धपूरित तो डी 5 होता, पूर्णपूरित डी 10 होता, 10 नहीं है, न तो 10 है न 5 है, क्या है 4, ये अस्थायी है। इसलिए क्या करेगा, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए एस कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन डी में आ जाता है, यहाँ डी में आते, डी में 5 एस में 1, एस अर्धपूरित और डी में क्या हो गया अर्धपूरित, दोनों क्या हो गए, ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, क्या हो गया, ये स्थायी हो गया। इसलिए स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा इसका। और यहाँ देखो एस पूरा भरा, डी में 9 है, न आधा भरा न पूरा भरा, ये आधा कब होता है, डी में 5 होते, पूरा कब डी में 10 होते, 9 है, कोई भी रूप नहीं है, क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए, यहाँ से डी में 10 होते, पूरा भर गया, एस में एक अर्धपूरी, दोनों स्थायी हो गए, ये भी क्या हो गया स्थायी। तो होता क्या है, कॉपर व क्रोमियम में क्या होगा, कॉपर व क्रोमियम में, कॉपर व क्रोमियम में स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, स्थायित्व प्राप्ति करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एस कक्षक से, एक इलेक्ट्रॉन एस कक्षक से डी कक्षक में चला जाता है, डी कक्षक में चला जाता है, ये ध्यान रखना है। ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद रखने हैं, दोनों ही क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक ये और एक कॉपर का, ये दोनों याद रखनी। यहां तक अपना हो गया, क्या हो गया, ऑफ बो सिद्धांत पूरा हो गया। तो ऑफ बो सिद्धांत है, इसके अंदर मेन जो है ना, देखो कैसे ऑफ बो सिद्धांत में इस तरह से, ऑफ बो सिद्धांत, ऑफ बो जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना, किसका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का निर्माण करना। फिर इसमें 3 नियम शामिल है, तीनों का हमने अलग अलग इसका डिस्क्रिप्शन किया है। हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम,
कब लागू होता है, कब लागू नहीं होता, किस पे लागू हो, किस पे लागू नहीं होगा, उस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं हमने किया इसमें। इसके बाद हुंड का के बाद पाउली का अपवर्जन नियम किया हमने। पाउली का अपवर्जन नियम है क्या और इसके अनुसार किस प्रकार से चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते वो हमने लिखे। उसके बाद n+l नियम, n मुख्य क्वांटम संख्या, l दिगंत क्वांटम संख्या, दोनों के मान जोड़ के कक्षा की ऊर्जा निकालते हैं। जिसका मान कम आए ऊर्जा कम, अधिक आई ऊर्जा का मान अधिक, और बराबर आ जाए तो n का मान देखना है। फिर हमने इस काट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका लिखा है, और फिर 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद रखने हैं, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और 30 तक परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 30 तक सभी तत्वों के आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आने चाहिए। इसी डायग्राम से आप लिख सकते हो सबके, कोई दिक्कत नहीं, इसी डायग्राम से लिख लोगे आप, ठीक है ना। तो 30 क्या है, जिंक, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर उसके बाद क्लोरीन, आर्गन, और उसके बाद पोटेशियम, फिर कैल्शियम। ये तो गए 20 तक। उसका 21 है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, फिर क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, ये कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो यानी शक्ति वक्र में फिर कोई निकला कॉपर, जिंक, इस तरह से। तो 30 तक तो आपको याद करने का आपको तरीका आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तक आज अपना टॉपिक हुआ वो है ऑफ कोर्स ध्यान पूरा हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इतना याद कर लो बस, बहुत है, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अगला हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे एलिमेंट वाला, वो अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।